तो बेसिकली B2B डेटा रिसर्च एंड डेटा का वो काम है। अब वो हमने चालू करी, वहाँ हमने उसके लिए हमने ऑफिस लिया, हम लोगों ने मेहनत करी बहुत, पूरे पूरे दिन काम करते थे। शुरू में ऐसा था कि हमें ज़्यादा लोगों को भी नहीं रखना है क्योंकि पैसा देना पड़ेगा और अभी हमको ऑफिस का खर्चा निकालना है, हम लोगों को खुद के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। सही बात है। तो हम लोगों ने वो काम चालू किया, अच्छा खासा चल रहा था। उसके बीच में मम्मी पापा ने बोला कि बेटा अभी तुम लोग इतना साथ में रहते हो, जॉब भी साथ में ऑफिस भी साथ जा रहे हो तुम लोग। फिर हम लोग काम करते थे, पता नहीं पड़ता था, पूरी दिन रात काम करते रहते थे। तो मम्मी पापा को ऐसा तब तुम लोग सगाई कर लो एटलीस्ट। अच्छा, क्योंकि तुम इतने लंबे टाइम से साथ में हो, 2017-18 से तुम लोग साथ में हो, अभी तक तुम साथ हो, तो लोग फिर पूछते हैं और हम क्या बोलेंगे क्योंकि तुमने कुछ कमिट भी नहीं किया। और फिर क्या होता है, अपने यहाँ पर रिश्ते आने चालू हो जाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, क्यों भेजते हो भाई रिश्ते, क्यों भेज, तो पूछो लड़की से करनी है कि नहीं, रिश्ते भेज दिए, वो प्रॉब्लम है। अब वो जब रिश्ते आते हैं ना तो वो बेसिकली एक उंगली होती है मम्मी पापा कि आपकी बेटी किसी के साथ है, आपकी बेटी किसी के साथ, अरे भाई। तो फिर रिश्ते आने चालू हो गए, तो मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है अभी इनसे पूछ लेते हैं इनको क्या करना है, नहीं तो फिर कोई और लड़का देख लें, श्योरिटी नहीं मिल रही है। सही बात है। तो दिव्यांश को बोला, दिव्यांश भाई साहब हमारे मना कर दिया उन्होंने पहले, उन्होंने लिटरली बताया ही नहीं किसी को। अच्छा। अगले दिन सगाई है, जैसे तैसे सगाई के लिए रोके माने, अगले दिन सगाई, उनकी फैमिली में पता ही नहीं है कि सगाई है। ओह, सरप्राइज। मतलब मम्मी पापा को पता है। हाँ। जैसे एक होता है ना कि बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे। रात को मैं उनके घर गई हूँ, मैंने बोला अपने सबको बोल दिया, चुप बिल्कुल। मैंने बोला क्यों नहीं बोला। उस दिन मैं उनके घर से रोके झगड़ के निकली, तब उन्होंने कॉल किया और बोला सबको कि प्लीज आप कल आ जाना सगाई। इमीडिएट हुआ है प्लान चेंज, ताजा। उसको ना डर था थोड़ा शुरू से। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर था कि यार मैं आज इतना बड़ा स्टेप ले लूं, मैं कल को इसको रख पाऊंगा कि नहीं, उसकी भी तो श्योरिटी चाहिए। हालांकि हम साथ में काम कर रहे थे बट उतना नहीं हम लोग कमा रहे थे कि हम लोग लाइफ टाइम उसको वो कर ले। अच्छा खासा कमा रहे थे, टचवुड, मतलब कार वार ली थी हमने, मतलब बहुत अच्छा था वो टाइम। बट एक वो चीज़ हो जाती है ना कि यार क्या आप हर महीने सेम चीज़ कर सकते हो। श्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी एक तरीके से। हम लोग क्या कमा रहे हैं, हम लोग कल कितना बिजनेस आएगा, हमें नहीं पता था। उस डर के चलते जैसे जैसे सगाई कर ली, सगाई वाले दिन भी वो रोने लग गया। मैं रो रही हूँ समझ आ रहा है, वो भी रोने लग गया। अच्छा, अब एक खुशी भी थी और प्रेशर भी था रोने हम एक साथ मिक्स। तो ठीक है सगाई हो गई। अब ना उसके बाद सडनली चीजें बदलने लग गई। ओके। जैसे और लड़कियां नोटिस बहुत जल्दी करती हैं कि मतलब आप पलक झपक रहे हो, वो भी आप पहले कैसे झपकते थे, अब कैसे झपक रहे हो, वो सब चीजें नोटिस करती है लड़कियां। और मैं बीइंग अ ओवर थिंकर, मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो अब है ना वो क्या करता है, जैसे पहले वो मेरी बहुत सुनता था, अब उसने सुननी बंद कर दी। अच्छा, मतलब कहीं पे भी जाना आना तो पहले हर चीज देवांगिनी को पता होती थी, अब देवांगिनी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब बहुत मेजर चेंजेस दिखने लगे मुझे। मैंने कहा यार ये तो वो इंसान ही नहीं जिससे मैंने सगाई करी है थोड़े टाइम पहले। और कहीं ना कहीं मुझे पता था उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है। अभी वो सोच रहा है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अब सगाई करवा दी, मे भी शादी भी जल्दी करा देंगे। तो उस प्रेशर के चलते उसने कुछ हरकतें करी। और एक बार पापा ने उसको ऐसी शादी के लिए बोला कि अब शादी वादी कर लो, आप नहीं करोगे तो किसी और से करा देंगे। और मेरे पापा बहुत कम लोगों को छेड़ते हैं ऐसे मस्ती वस्ती में ना, बट वो दिव्यांश थे जिनको वो छेड़ते थे। तो दिव्यांश ने बोला कि आप लोगों ने ज़बरदस्ती तो करा दी है मेरी सगाई, अब शादी भी आप ज़बरदस्ती करा लो। ये बोल के उसने रिंग खोली, वो रखा, उसने बोला करा लो आप किसी और से, और वो चला गया। अब जब वो सिचुएशन हुई, मैं तो बिल्कुल सुन क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में क्या बोलूँ। एक तरफ पापा, एक तरफ आप जिससे प्यार करते हो, जिसको आपने खुद अपने लिए चूज़ किया है। फिर अब वो जब चला गया ना, उसके बाद मैं डेफिनेटली पापा और मेरा एक रिएक्शन था, लाउड रिएक्शन था कि अब उस रास्ते मत जाओ क्योंकि उसको आपकी कदर नहीं है। मम्मी पापा का ऐसा था कि कहीं ना कहीं मेरे को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगी कि उसने पापा के सामने ये चीज़ करी। वो पर्सनली करता तो मैं सॉर्ट आउट कर लेती, बट उसने वो पापा के सामने करा। मैं उसके मम्मी पापा के सामने नहीं करती ना ये कभी। वो चीज़ मुझे फील हुई कुछ लंबे टाइम तक। और मुझे था कि अब मम्मी पापा के सामने से बता दिया मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी अब इस रास्ते वापस, खत्म काम।
उसने बहुत कोशिश करी घर आके बात करने की। ऑब्वियसली अब गेट खोलना तो मेरी मर्जी है ना, तुम भले ही बाहर कितने भी चक्कर काट लो। हमारे जो फ्रेंड्स थे, जैसे मैं बता रही हूँ आशी, उसने म्यूचुअली कुछ बात करने की कोशिश करी कि इससे सॉर्ट हो जाए, और हम लोगों को हर इवेंट में साथ जाना पड़ता था। दोस्त ही कॉमन है। अब मैंने दोस्तों को भी छोड़ दिया कि भाई अब तुम लोग सब ब्लैक लिस्टेड हो, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जितनी बार आऊंगी मुझे ये दिखेगा और मुझे इसको मौका ही नहीं देना है। अब वो ना उसको बात करने का, समझाने का, खुद को एक्सप्लेन करने का, अपने इमोशन दिखाने का टाइम ही नहीं मिला कभी बाहर, क्योंकि वो टाइम मैंने उसको दिया नहीं। और मैं खुद में, मतलब मेरा खुद का बाहर निकलना बंद हो गया था, मुझे ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ये सब चीज़ें होने लग गई थी। वो एक होता है ना, आप थोड़ा डिप्रेशन में हो बट आपको वो ओवरकम करना है। उस टाइम बिंग में कंपनी मेरे नाम पे थी, कंपनी मुझे चाह रही थी। अब ऐसा तो नहीं कि हम साथ में काम कर सकते, साथ में है नहीं, बट उससे भी मतलब मेरा मन नहीं लगता था काम में। वो तो मुझे नहीं करना था, तो आपका था ही। मुझे नहीं करना था। मतलब मैं कोशिश करती थी कि कर लेती हूँ, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। कंपनी भी थोड़ी ऐसी ही चल रही थी, डामाडोल। और एक मैसेज आया था मुझे, एक कास्टिंग का कुछ था करके, दिल्ली की कंपनी है। तो मेरे को इंटरेस्ट था शुरू से मॉडलिंग में, मैंने मॉडलिंग भी करी है। थोड़ा बताइए मॉडलिंग वाला फेज आपका। मॉडलिंग वाला देखो, मेरी ये जो तबीयत खराब हुई थी उसके बाद का है, जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में, तब मैंने ट्राई किया था मॉडलिंग। तब मैं थोड़ी स्लिम थी। स्लिम नहीं बोलते इसको, कमजोरी बोलते हैं। अच्छा, ओके, कमजोरी, ओके, गॉट इट, गॉट। तो तब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग का, और इतना खास नहीं आया मेरे को रिस्पॉन्स। जैसे एक फैशन वीक में वॉक किया था मैंने, फिर मिस्टर में उदयपुर करवाते थे, आयुष भैया और दामिनी दी, बहुत अमेजिंग था वो, उसमें मैंने किया था। तो ठीक है, मतलब मन था इसलिए कर लिया। एक बार मिस वेस्ट इंडिया टैलेंटिका किया मैंने, फिर भाई मैंने कहा ये अपने बस की बात नहीं है, मॉडलिंग इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। इसलिए मैं रुशाली और शुभी को बहुत एडमायर करती हूँ मेरे शो में। वो मेरे को इतनी प्यारी लगती है, लिटरली वो एक देखती पता पड़ता है भाई ये मॉडल है। फिर मैंने वो सब छोड़ दिया, मैंने कहा यार अपन फोकस करते हैं इसमें। पता चला पड़ गए, उदयपुर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं और बाहर किस्से में भाग जाओगे सब। चलो हम इस पॉइंट पर आएंगे थोड़ा, पहले आप अपनी थोड़ी सी और स्टोरी बता दो। तो बस मैंने मॉडलिंग का भी करा ट्राई, मैंने हर जगह कोशिश करी कुछ ना कुछ करने की। मैं गिव अप करने वाली वो लेवल पे आई नहीं मैं, बट मार के देखते हैं कि कुछ हर जगह। जैसे मैंने इन्फ्लुएंसिंग भी करी। स्विट्जरलैंड में जाने से पहले मेरे 25,000 फॉलोअर्स थे ऑनेस्टली। और मतलब और ये 25,000 कैसे बने आपके? या देखो मैं ना मैंने वो सेल्फ पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। अच्छा। तो सेल्फ पोर्ट्रेट में आपको अलग अलग फोटोज खुद क्लिक करके डालनी होती है, रील्स बनानी होती है। मैंने वही सब किया था बस। और उन्हीं सब से मेरे वो फॉलोअर्स आ गए थे। अच्छा। उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत उदयपुर ब्लॉग के लिए काम करती थी, शेड्स के लिए काम करती थी, और मेरे को ऐसा लगता था कि जो दिखता है वो बिकता है, मेरे को दिखना है हर जगह। वो भी एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो बेसिकली मैंने सब किया, घाट घाट का पानी पिया है। अच्छा। मतलब टीचिंग भी करी है, मॉडलिंग भी करी है, इन्फ्लुएंसिंग भी करी है, सब कर लिया। मैं खुश हूँ। मैं बहुत, दिल्ली की कंपनी थी जो कास्टिंग करती थी, उससे मैं जुड़ी हुई थी बेसिकली। अच्छा। तो वो एक पॉपअप मैसेज आया मुझे कि एक रियलिटी शो है, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑडिशन भेज दो। मैंने उन्हें मैसेज किया कि मुझे भी बताओ इसके बारे में, क्योंकि किसको नहीं पसंद है टीवी पे दिखना। नेशनल टेलीविजन। अब मेरी लाइफ में कुछ खराब हुआ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ अच्छा भी हो। वो सही बात है ना। और क्या बुरा तो कुछ है नहीं यार, अप्लाई करने में, कर देते हैं। मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने उन क्वेश्चंस के उनको जवाब दिए। उसका बहुत टाइम तक जवाब नहीं आया। फिर आई गॉट टू नो कि उसी के जो शो उन्होंने बताया था, उसी शो का जियो सिनेमा पे पोर्टल है। अच्छा। पोर्टल पे आप ऑडिशन डाल सकते हो। मैंने वही ऑडिशन उस पर भी डाल दिया। अच्छा। अब मेरे पास में एक बार फ़ोन आया कि हेलो दिवांगिनी, यू आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर स्प्लिट्सविला। अरे वाह। और मैं थी तब मध्य प्रदेश, कूनो। अच्छा। एक ट्रिप पे अपनी बहन के साथ। ज़्यादातर ऐसे फ़ोन तभी आते हैं जब आप कोई, हाँ, वो भी एक शूट ही था, इन्फ्लुएंसिंग करती थी मैं तो उसका रिगार्डिंग। तो मैं शॉक में, मैं कहा भाई मेरा नहीं हो सकता, आई एम श्योर मेरा नहीं हो सकता। बट उसको कैसे पता है सिलसिला का मैंने ऑडिशन दिया है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी एक जूम पे मीटिंग है, तो आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड। ओके। मतलब ठीक है। वहीं पे उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया, मैंने उनसे जूम कॉल पे बात करी, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उनके मैंने जवाब दिए।
उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये था, एक्सेस के बारे में पूछा। अच्छा। एक्स के बारे में पूछने के बाद में उन्होंने मुझे बोला आपका एक्स का इंस्टाग्राम आईडी। मैंने बोला कि ब्लॉक है नहीं है, वो स्टॉक तो मुझे करता है, मुझे पता है, उसकी हरकतें पता है मुझे, पर क्यों मांग रहे हो? बट मैंने इतना भी नहीं सोचा क्योंकि आई वॉज फोकसिंग ऑन माई सेल्फ rather than that point। तो ठीक है, दे दिया भाई। अब उन्होंने बोला अब आपको मुंबई आना है अच्छा ऑडिशन के लिए। मतलब वो लोग हर चीज़ से आपको क्वालिफाई करते हैं कि आप शो में क्या कर सकते हो। मैं चली गई मुंबई में गई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने थोड़ा मुझसे पूछे इमोशनल जो मैं हो गई थी कुछ क्वेश्चंस में जो रिलेटेड टू माई एक्स थे, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अभी तक भी उस टॉपिक को लेकर। फिर उन्होंने बोला कि अब किसी की मिमिक्री कर लो, आप कुछ कर सकते हो। तो डांस करने को बोला, डांस तो भाई ऐसे निकल जाता है। फिर उन्होंने बोला मिमिक्री करो, तो मैंने सनी मैम की मिमिक्री करी थी। फिर मैंने उर्फी जावेद की मिमिक्री करी थी जो उनको बहुत पसंद आई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हो। फिर शो जब मेरे को जाना था उसके 3 दिन पहले मुझे बताया गया कि आप पैक करो सामान, ये सब लाना है और आ जाओ। अच्छा, मतलब तब तक भी आप मुंबई जाकर आ गए बट यू स्टिल नॉट कंफर्म कि आप हो कि नहीं। हाँ। वो जब मेरे को कॉल आया ना 3-4 दिन पहले, मैं जो काम पे लगी हूँ उस कॉल के बाद में मेरी लाइफ ने ऐसा टर्न लिया है। आई टेल यू, इतना हेक्टिक शेड्यूल, पूरे समय भागा दौड़ी। उस दिन से मैं भागा दौड़ी ही कर रही हूँ अभी तक, मुंबई से उदयपुर, उदयपुर से मुंबई, और ये भागा दौड़ी मुझे लाइफ टाइम चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। स्प्लिट्सविला ने मुझे लिटरली एक पहचान दी है, मैं यही कहूँगी। और मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी भी मौका मिलेगा ऐसे लेवल पे जाने का। मुझे पसंद था, मुझे था कि मुझे जाना है भाई, नौटंकी मैं करती हूँ, टीवी पे आना है, सबको होता है, किसी को भी मौका मिलेगा तो वो क्यों मना करेगा उसे टीवी पे नहीं आना है। बट अंदर जाने के बाद मैंने जो नहीं एक्सपेक्ट किया था वो था दिव्यांश। अच्छा, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा दिमाग भी नहीं चला था उतना कि इन्होंने मुझसे आईडी क्यों मांगी। फिर दिव्यांश से बाहर आने के बाद जब हम लोग सॉर्टेड हो गए, मैंने पूछा यार आपको लाए कैसे ये लोग। वो बोलता है मुझे एक बार मैसेज आया जो कास्ट कर रहे थे ना हम लोग का, कि हम लोग ये हैं इस शो का नाम नहीं बताया। अच्छा, एक डेटिंग रियलिटी शो, आप करोगे क्या? दिव्यांश की प्रोफाइल 1000 फॉलोअर्स, बंद है प्रोफाइल, ठीक है, आप नहीं देख सकते, वो प्राइवेट प्रोफाइल है। कैसे आप उसको कांटेक्ट करो? तो उसको तभी, और डेटा रिसर्च एनालिस्ट तो भाई है वो, रिसर्च करने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसने पता लगाया है कि ये जो एजेंसी है ये कौन कौन से शोज कराती है। उसने उसको दिखा डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला है। फिर उसने देखा कि यार मेरे को मैसेज कर रहे हैं, ना मैं मॉडल हूँ ना मैं इंडस्ट्री से हूँ, 1000 फॉलोअर है, मैं इनको क्या ही प्रॉफिट दे दूंगा। तो उसको कहीं ना कहीं लिंक कर दिया, और उससे वो मेरे को स्टॉक तो करता ही था। तो उसने मेरी स्टोरी देखी थी मुंबई की, अब उसने सब लिंक कर लिया कि भाई अंदर है। उसने रिस्क लिया एक्चुअली, जो मुझे बोलता है कि मेरे को नहीं पता था, कि मेरे को लग रहा था कि तू अंदर है क्योंकि इतनी सारी चीजें उस तरफ पॉइंट कर रही थी, सब कुछ बट मैं कर रहा था कि मतलब शायद तू अंदर हो। और उनकी एंट्री हुई थी एग्जाइल में, स्प्लिट्सविला में नहीं हुई थी, एग्जाइल में। मैं उसको कहीं दिखी नहीं, बोला लग गए, अब यहाँ क्या करूँ मैं। यहाँ तो है ही नहीं वो, मैं तो इसके भरोसे आया। फिर जब उसने मेरी फोटो देखी और तब उसको लगा चलो ठीक है, सक्सेसफुल, मिशन अकम्प्लिश्ड। बट मतलब अभी मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि पापा की बेइज्जती करी तो तू इसके साथ कैसे है, हम तो नहीं करते, कैसी लड़की है। तो पहली बात तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि तुमसे ज़्यादा मुझे मेरे पापा की फ़िक्र है ना, और मेरे पापा को जितनी मुझे उनकी फ़िक्र है उससे ज़्यादा उनको मेरी फ़िक्र है। तो ही वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी नो मैटर वॉट। अगर मैं दिव्यांश के साथ खुश हूँ तो वो वैसे भी ठीक है, अगर मैं दिव्यांश के बिना खुश हूँ तो वो वैसे भी ठीक है, क्योंकि वो पापा हैं। रही बात बेइज्जती की, हाँ मैंने डेफिनेटली बोला, मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगा इन द सेंस कि दिव्यांश को चीज़ पापा के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। वो मेरे सामने मेरे को बोल देता कि यार तुम लोग बार बार ये चीज़ करते हो, अब मैं नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर है। मुझे समझाता, मैं समझ जाती, और वो मस्ती थी, बट वो जिस वे में हुआ वो वे मुझे अच्छा नहीं लगा। दैट वॉज माई पॉइंट। और अब मैं उसके साथ हूँ, किसी इंसान के साथ आप 24 घंटे रह रहे हो, एक शो में आपको देखना है उसको, आपको उससे बात करनी ही है, आप कैसे अवॉइड कर सकते हो उसके जेस्चर्स। मेरी वहाँ पे भी तबीयत खराब हुई तो ही वॉज बाय माई साइड, लिटरली मेरे पाँव दबाना, मेरे को खाना खिलाना, हर चीज़ वो मेरे लिए करता था वहाँ पे।
और आप नहीं भूल सकते हो कि आपने उसके साथ में 3-4 साल निकाल लिए हैं पहले ही। इतना लंबा टाइम बीइंग है यार, हाउ कैन यू अवॉइड अ पर्सन। तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। आने के बाद मम्मी पापा से बात करवाई, मम्मी पापा ने बोला कि यार पहले तो एक्सेप्ट करने को नहीं रेडी थे, फिर उन्होंने बोला ठीक है यार, तुम लोग खुश हो, तुम्हारी खुशी इज़ इम्पॉर्टेंट, एक दूसरे के साथ तुमको रहना है, और गलती सबसे होती है।